हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री का जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं कि राजपूतों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हिंदुस्तान में क्या योगदान रहा है। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर चाहे वो किसी का भी हो दोस्तों, राजपूत का हो, मुगल्स का हो, दिल्ली सल्तनत का हो, इसके बारे में छोटी छोटी झलक जो है एंशियंट मेडिवल से हम मेडिवल हिस्ट्री से हम लोग निकालेंगे, अपनी बेसिक बुक से निकालेंगे। लेकिन जो डिटेल्ड बात इसके बारे में होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था, पहले तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप रूलर्स और बैटल से ज़्यादा मेडिवल इंडिया में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखना, कंपैरेटिव एनालिसिस को देखना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मुगल एम्पायर के टाइम से कैसे अलग था, और सोसाइटी कैसी थी, औरतों की पोजीशन कैसी थी, टैक्सेशन सिस्टम कैसे था, वो लोग अपने घोड़े और आर्मी को कैसे रखते थे, अलग अलग टैक्सेस के नाम क्या थे। और एक चीज़ आती है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, ये भी मेडिवल से क्वेश्चन निकलते हैं। यहाँ पर आप ऐसा मान लो कि नर्सरी केजी प्रिपेयर आपकी यहाँ पर हो जाएगी, और हायर स्टैंडर्ड जो होगा नितिन सिंघानिया का 4th एडिशन से मैं आपको ये वाली चीज़ कवर करवाऊंगा। वो प्रॉपर बुक हमारी कल्चर से रिलेटेड ही, और चौथा एडिशन उसका आ गया है लेटेस्ट कवर करके, मैं उसी से कवर करवाऊंगा। जितने भी फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हैं किसी को कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड ऑल द पीडीएफ। ठीक है, जितनी भी लेटेस्ट बुक आएंगी वो बाजार से लाकर उसको पढ़ना और उसकी एनालिसिस देना वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम है सिर्फ बार बार, अगर नोट मेकिंग करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो बार बार लेक्चर को सुन सुन के रिवाइज कर करके लिख लिख के पढ़ना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। आर्ट, राजस्थानी पेंटिंग। आप अगर थोड़ी बहुत भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो या जानते हो या नहीं भी जानते हो यूपीएससी रिलेटेड, लेकिन आप एक चीज़ जानते हो कि राजस्थानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा जो तारीफ होती है वो होती है राजस्थानी पेंटिंग्स की। ठीक है, राजस्थानी पेंटिंग। ओके, तो देखो, राजपूत जो कोर्ट्स हुआ करते थे, जो किंग के कोई भी राजपूताना जो कोर्ट्स हुआ करते थे, तो देवर सेंटर्स ऑफ कल्चर, जहाँ पर ये लोग ना बड़े शौकीन, बड़े दीवाने हुआ करते थे लिटरेचर के, म्यूज़िक के, डांस के, पेंटिंग के, फाइन आर्ट्स के और स्कल्पचर के, यानी कि मूर्ति वगैरह के। एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग इस बात पे फोकस करता है, यानी कि पूरा राजपूत एरा में जो पेंटिंग का सिलसिला चला उसमें से एक मेजर जो इनकी एक आकृति, एक जो थीम जो इमर्ज होकर आती है वो होती है, ये लोग ना रिलीजियस थीम पे पेंटिंग करना बहुत पसंद करते थे। जैसा कि आप यहीं पर देख पा रहे हो, शायद से आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये कौन है, ये देखो बीच में जो बैठे हुए हैं, कौन है ये? कृष्ण राधा टाइप ही लग रहे हैं ना, ये भगवान लग रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो, है ना? अभी के लिए आप इतना समझ जाओ, है ना? और इनमें, इनके चेहरे पर इनकी आंखें, इनकी ज्वेलरी, बैकग्राउंड में पेड़, पत्तियाँ, ये जो औरतें थाली लेकर खड़ी हुई हैं, ये शायद से शीशा दिखा रही है राधा को, वो पीछे एक माला और दिया लेकर खड़ी हुई है। इन सारी औरतों के लहंगे, गहने, इनका स्टाइल, इनके फेशियल एक्सप्रेशन, और वो देखो कैसे कंधे में हाथ डालकर, देखो इंस्पिरेशन लेनी है तो भगवान से लेनी चाहिए, देखो, है ना? कंधे में हाथ डालकर आराम से वो बैठे हुए हैं। तो मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि मी एंड क्यारा अडवाणी स्पेंडिंग सम सोलो टाइम आफ्टर ऑल द क्लासेस एंड सारा स्ट्रेस मिटाने के लिए। तो इसी प्रकार से ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनकी स्टाइल ऑफ, कहाँ गया ये? ये राजपूत कोट की एक खास तरीके से निशानी थी। देयर स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज कॉल्ड राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। एक को हम लोग कहते हैं राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? बीकानेर में देखने को मिलती है, जोधपुर में देखने को मिलती है, मेवाड़ में देखने को मिलती है और जैसलमेर में देखने को मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं, राजपूत जो कल्चर था वो राजस्थान के इमर्ज होकर आया। इस तरह की जो पेंटिंग थी, जितने शहरों के नाम लिए जा रहे हैं, सारे के सारे राजस्थान के अंदर है। ओके, अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। ठीक है, कि कला इनकी कहाँ कहाँ हमें दीवारों पर आकृतियों पर देखने को मिलती है। इन्होंने क्या कुछ मंदिर बनवाए, कुछ पिलर बनवाए, क्या क्या कुछ मार्बल का कुछ स्ट्रक्चर बनवाया क्या, तो उसको देखते हैं। राजपूत जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा मध्यकालीन भारत के अंदर एक अच्छे बिल्डर माने जाते हैं। मेडिवल इंडिया के अंदर दे आर कंसिडर्ड एज अ वेरी ग्रेट बिल्डर्स। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत बिल्डिंग, इन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट बनवाया वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उसकी आकृति है। इसके अलावा इन्होंने रणथंभौर और कुंभलगढ़, ये भी राजस्थान के अंदर है, ये फोर्ट बनवाए। इसके अलावा इन्होंने मांडू, ग्वालियर का किला, चंदेरी
और असरगढ़, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के अंदर हैं। ये मांडू, ग्वालियर, चंदेरी और असरगढ़, ये सारे के सारे इन्होंने जो यहाँ पर किले बनवाए ये मध्य प्रदेश के अंदर बनवाए। जो एग्जाम्पल्स जो है ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ द राजपूत्स हमें ये देखने को मिलते हैं, वो हैं पैलेस ऑफ मानसिंह, ये ग्वालियर के अंदर है, मानसिंह का पैलेस। और बिल्डिंग कुछ कुछ जो है अम्बेर जयपुर के अंदर, और लेक्स जो है उदयपुर लेक वगैरह के अंदर। अभी मैं सबकी फ़ोटो आपको दिखा दूंगा, नीचे सब दे रखी हैं, अभी पहले पढ़ लेते थ्योरी वाला पोर्शन। बड़े सारे जो राजपूत सिटीज़ और जो पैलेसेस आज तक जो हुए हैं, जो इनके द्वारा बिल्ड करवाए गए हैं, ये हिल्स पर इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, फोर्ट्स में, या फिर ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक के साइड में, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल लेक भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। जैसे जोधपुर का जो किला है, या पूरा का पूरा इनके टाइम पे जो कैसल और विला टाइप हुआ करता था, वो एक अच्छी खासी लंबी चट्टान पर खड़ा हुआ है, जहाँ से पूरा शहर जो है अच्छा खासा विजिबल दिखता है। तो इसका मतलब ये अच्छे खासे आकृति को परख कर उसका स्ट्रक्चर बनवा कर और थोड़ी सी हाइट पे बनवा के, जहाँ से पूरे जो टाउन है, जो पूरी सिटी है, उस पर निगरानी रखी जा सके। कुछ इस प्रकार से हमें इनकी साइकोलॉजी की झलक देखने को मिलती है इनके स्ट्रक्चर से। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो कि बड़े टाइम से यूपीएससी और अन्य एग्जाम्स के अंदर पेंडिंग चल रहा है बहुत सालों से, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, कि एंशंट हो चाहे मेडिवल हो चाहे मॉडर्न हो, हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर से किस प्रकार से अलग अलग रूलर्स की साइकोलॉजी के बारे में पता लगता है, या उनके, आप ऐसा कह सकते हो कि उनके एम्पायर जो था वो स्मूथली रन करे, इसके बारे में साइकोलॉजी कह लो, एम्पायर रन करने की स्ट्रैटेजी कह लो, उसके बारे में आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कैसे पता लग सकता है। अलग अलग आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखना, इसके लिए जो मैंने आंसर बिल्ड कर रखा है, जो मैंने इतने सालों में जो सीखा है, वो मैं ऐसे देखता हूँ। आज ये नज़रिया जगा लेना, जिस दिन पूरी मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों की खत्म हो जाएगी ना, अपने आप जबान पर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। मैं इसकी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ आपको। मैं जब इसको देखता हूँ ना, इस वाले ऐसे किसी क्वेश्चन को जब ये मेरे मन में आते हैं, मैं ऐसे करके देखता हूँ। सबसे पहले तो वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कोई भी किला, कोई भी पैलेस, कोई भी हॉल हो, कुछ भी हो, वो क्या वहाँ पर रूलर जो है वो खुद रहता है क्या? अगर खुद रहता होगा तो किसी पर्पस से बनवाया होगा उसने, किसी पर्पस से बनवाया होगा उसने। तो अगर वो वहाँ पर किसी हाइट पर है, तो इसका मतलब वो शहर पर निगरानी रखना चाहता है। जैसे विजयनगर एम्पायर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एम्पायर है दक्षिण भारत के अंदर, तो वहाँ पर वो ना कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पे बना हुआ था विजयनगर एम्पायर। और वो काफ़ी ज़्यादा जो हिल्स थे ऊपर, मतलब ऐसी लेयर बनी हुई थी इसकी, पहला हिल, दूसरा हिल, तीसरे पहाड़, और ये लोग मान लो कि यहाँ पर थे, ये विजयनगर एम्पायर। तो इनको क्या होता था, ये ना सैनिक अपने ऐसे, और ये ना कुछ इन्होंने जानबूझ के बाउंड्रीज नहीं बनवाई थी, इनको ना क्या कहते हैं हम लोग, वो आप जानते हो ना कि मतलब नेचर की वजह से जहाँ इन्होंने एम्पायर अपना बनवाया, तो नेचर ने खुद प्रोटेक्शन इनको दे रखी थी। कैसे? ये बड़े बड़े ना रॉक्स थे यहाँ पर, सबसे लंबे रॉक्स यहाँ पर, उससे छोटे कम यहाँ पर, उससे सबसे कम यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो घर कारोबार वगैरह था वो पूरा फैला रखा था। इससे होगा क्या, पहाड़ी इलाके पे कोई अगर दुश्मन सेना लेकर खड़ा हुआ है, तो उसको पहले पहाड़ उतरकर इस वाले रास्ते पे सेकंड लेयर पे आना पड़ेगा, फिर थर्ड लेयर पे आना पड़ेगा। और तब तक विजयनगर एम्पायर वाले के बेवकूफ़ थोड़ी ना है भाई, वो कृष्णदेव राया है, इतिहास के अंदर इतना महान रूलर रह चुका है कि वो तो यहीं पर खदेड़ फेंकेगा उसको सेकंड वो आने से पहले। इसलिए बड़े टाइम तक ये इंटैक्ट रह पाए बहुत ज़्यादा, कि कोई भी घेराव या घेराबंदी करने की कोशिश करेगा, अंदर कैसे घुस लोगे, अंदर कैसे घुस लोगे। और इन्होंने इस टाइम पर एक बहुत अच्छी चीज़ कर रखी थी, जिसको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रखा है, मैं पढ़ाऊंगा ये सब बातें आपको। इन्होंने ना जो ये अंदर तीसरे इस वॉल के बाद जो इन्होंने बना रखा था, इन्होंने पूरा अपना ना सबसे पहला काम यही करता कि खेती बाड़ी को बनवाना, क्योंकि इनका ये मानना था, अब स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करो। इसलिए मैं बोलता हूँ मेडिवल हिस्ट्री में ओनली एंड ओनली आपको रूलर्स की साइकोलॉजी पहचाननी है। जिस दिन आप ये काम करना सीख गए, मेडिवल हिस्ट्री का बुक लिखना सीख जाओगे आराम से, क्योंकि वो बातें जो कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी होती हैं, क्योंकि हर एक रूलर्स के बारे में इतनी डिटेल में नहीं बताया जाता। लेकिन क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई चलती रहती है वहाँ पर, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई अपने बाप को मार के गद्दी से हटा रहा है,
कुछ भी ये, जब कोई अपने बेटों को मार रहा है, ये सारी चीज़ें का मतलब यूपीएससी को नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यूपीएससी रट्टू तोतों को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करता। यूपीएससी सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना चाहता है कि अगर आपके सामने बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर गंभीर समस्या, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, तो आपकी सूसू नहीं छूटनी चाहिए, आपके हाथ नहीं कपकपाने चाहिए, यू शुड बी रेडी टू टैकल ऑल द सिचुएशंस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बता रहा था, अब खेती बाड़ी पता है इन्होंने यहाँ पर क्यों बनाई, इनको ये पता था कि अगर किसी ने मान लो कि हमें घेराव कर लिया तीसरी लेयर पे, पूरी की पूरी तरीके से घेर लिया, तो यहाँ से अनाज नहीं पहुँच पाएगा, सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी, हमारी आर्मी वीक हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी सोचो, इनके पूरे खानदान का कॉमन सरनेम था राया, ये लोग टाइटल यूज़ करते थे, सरनेम नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, राया। तो ऐसे एक रूलर था कृष्णदेव राया, ऐसे और भी राया रहे हैं। तो ये जो रूलर थे विजयनगर के, ये इस प्रकार की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते थे, जिसको मैं और डिटेल में जब विजयनगर की तरफ प्रोसीड करेंगे बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए लेकिन हम टॉपिक से डिवेट नहीं होते हैं, वापस आते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्ड है। जो टेम्पल्स हैं राजपूत रूलर्स के, दे हैव बीन बिल्ड, हाँ, तो द टेम्पल्स द राजपूत रूलर्स बिल्ड हैव वॉन द एडमायरेशन ऑफ द आर्ट क्रिटिक, यानी कि जो आर्ट एंड कल्चर के जो आलोचक होते हैं ना, जैसे मैं उस बंदी को कभी डेट नहीं कर सकता, मैं कभी उसे अपनी बंदी बनाना, या वाइफ तो छोड़ ही दो, मैं कभी उसे बनाना पसंद नहीं करूँगा जिस बंदी को म्यूजियम जाना पसंद है। आई हेट दोज गर्ल्स। दो तरह की लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, एक जो एक्सरसाइज लवर हो, फिटनेस फ्रीक हो, आई लाइक डैट, लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग में अगर हो तो मुझे ये पहलवान टाइप लड़कियां नहीं पसंद आती, या फिर जो एब्स बनाकर, और दूसरी मुझे म्यूजियम और आर्ट एंड कल्चर की जो दीवानी होती है, मुझे आई हेट दोज गर्ल्स, कैसी भी चाहे उनकी शक्ल सूरत हो, आई हेट कि उनकी चॉइस कितनी वाहियात है। लेकिन जो आर्ट के जो ऐसे आलोचक होते हैं, उनको भी राजस्थानी आर्ट आर्किटेक्चर अच्छा लगा। जैसे मतलब मान लो मेरी बंदी ने मुझे बोला, तुम एक बारी चल के देखो दीपांग, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए मेरे साथ उस जगह पर डेट जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ उसी टाइम ब्रेकअप कर लेना, ये ऊपर की छत से मुझे धक्का दे देना। मैं कहा सोच ले। तो अब वो मुझे लेकर गई, मतलब मान लो मैं आर्ट का क्रिटिक, ठीक है, लेकिन जब मैंने इनकी नक्काशी देखी, ऊपर टाइम स्पेंड करा, तो मतलब मान लो कि मैं और वो यहाँ खड़े हुए हैं, तो धक्का देने की जगह मैंने उसको किस करी। ठीक है। तो जो टेम्पल्स हैं खजुराहो के अंदर, खजुराहो इज़ अ टेम्पल, मध्य प्रदेश में आप कौन सी जगह है वो, छतरपुर के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलता है, छतरपुर से थोड़ा सा दूर है, छतरपुर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। खजुराहो टेम्पल एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को बात करने में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर सेक्स पोस्चर्स के ऊपर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, एंड द ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड जिसके अंदर ऐसा करा गया है। और इसी से व्यासासन जो थे, आई थिंक यही नाम है उनका, यस, तो इसी से टेम्पल से इंस्पिरेशन लेते हुए, इंस्पिरेशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर जो कामा सूत्रा की जो बुक होती है, कामा सूत्रा इज़ नॉट ओनली अबाउट कॉन्डम्स एंड सेक्स, बट कामा सूत्रा के अंदर आपको ये बताया जाता है, आज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ, कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर सेक्शुअल एनर्जी इनटू वेरी प्रोडक्टिव एनर्जी। इसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, शिवलिंग जो होता है ना, और मैंने आपको शिवलिंग के बारे में परंपरा बताई थी, शिवलिंग जो है वो एक तरीके से फेलस प्लस वेजाइना का सिंबल होता है। शिवलिंग ये सिंबॉलीफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि बर्थ जो है एक बहुत पावरफुल प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो इट सिग्निफाइज फेलस एंड वेजाइना, लेकिन हम उसको पूछते हैं और वो करते हैं। और शिवलिंग के इर्द गिर्द सांप बंधा होता है, और सांप जो होता है उसके टॉप माथे पर एक मणि होती है। ठीक है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलॉसफी, ये बिलीव करा जाता है द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड जो अपने पॉइजन को मणि में कन्वर्ट कर सकता है, डैट इज नाग, डैट इज स्नेक। ये क्या समझाना चाहता है शिवलिंग हमें? शिवलिंग हमें ये समझाना चाहता है, इसकी बहुत सारी फिलोसफी लोग अलग अलग दे सकते हैं, डोंट वरी, जो मैंने सीखा है मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बात है, दूसरों से पढ़कर सीख कर और अलग अलग सोर्सेज को वो करके, क्योंकि मैंने कामा सूत्र के भी 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो मुझे समझ में आ गया था ये बुक क्या बोलना चाहती है। ठीक है। मैंने इसको 11th क्लास में पढ़ा था ऑनलाइन। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आजकल के यूथ क्या करते हैं, वो अपने आप को बर्बाद करते हैं। किस किस प्रोसेस में? अर्ली सेक्स के अंदर इंडल्ज होना, या फ्रस्ट्रेटेड है तो पॉर्न देख ली, या मास्टरबेट कर लिया। एंड सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हैं आजकल इसमें बहुत ज़्यादा, आजकल भी नहीं मतलब शामिल हैं।
तो कोई ना आप ऐसा कह सकते हो कि लड़के लड़के वो कम हैं ना लड़कियां कम हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत वो मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें अगर कोई लड़की या कोई लड़का अगर मास्टरबेशन की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के, इसके अंदर कुछ गंदा नहीं होता। बिकॉज ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है, एक बॉडी की नीड होती है, बॉडी की डिज़ायर होती है, जिसको ऑब्वियसली बात है कोई छुप कर करता है, कोई खुलेआम करता है, कोई बता कर करता है। अब अगर कोई अपनी मास्टरबेशन मास्टरबेशन करने ना करना ये एक पर्सन की चॉइस होती है, लेकिन मास्टरबेशन कोई कितना कर रहा है और सेक्स कोई कितना कर रहा है इसकी वजह से आपको पता आपकी विल पावर ख़त्म होती है अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो। मतलब वो लोग जो कि एग्ज़ाम की स्ट्रेस की वजह से, लाइफ की स्ट्रेस की वजह से, या वो अगर पीजी हॉस्टल या कहीं पर भी जो जैसे लड़कों को मतलब मान लो अभी तक वो अपने घर परिवार में जॉइंट फैमिली में रह रहे थे और फिर उनको एक मौका मिल गया, तो ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, और इंटरनेट जो कि इंडिया के अंदर इतना चीपेस्ट रेट पे अवेलेबल है और सब कुछ एक्सेसिबल है। लेकिन कामा सूत्रा और खजुराहो के टेम्पल हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें ये सिखाते हैं, और शिवलिंग की जो बात को अगर मैं कंबाइन करूँ इसके अंदर, अगर आप अपनी मास्टरबेशन को कंट्रोल कर लो, सेक्स को कंट्रोल अगर आप कर लो, तो हमारे अंदर जो सीमेन होता है ना, इसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है सीमेन रिटेंशन। आपका सीमेन रिटेंशन ना आपके ऊपर चक्रास तक जाता है, वो आपको खोलता है, और आपका सीमेन आप यकीन नहीं मानोगे कि जो आपके स्पर्म्स के जो सेल्स होते हैं, जो सीमेन होता है वो ब्रेन को नरिश करता है, बहुत कुछ सालों में कुछ प्रैक्टिस से नरिश करता है, जिसकी वजह से आपकी फोटोजेनिक मेमोरी एक्टिवेट होती है कि आपको कोई भी चीज़ देखकर ही लर्न हो जाएगी। अब क्या होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड मैं ये चीज़ रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ क्योंकि चैनल मेरा, तो बात भी मैं ही करूँगा, जिसको पसंद नहीं है वो अपनी भाई शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अब जैसे मुझे शर्म नहीं आती इस चीज़ को बोलने में, भाई हर कोई मतलब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, एंड कोई भी हो चाहे तो वो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस या फिर मास्टरबेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। कोई मैरिड है तो वो ऑब्वियस सी बात है सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होगा ही होगा, और कोई अगर सिंगल है तो वो मास्टरबेशन या फिर पोर्नोग्राफिक मटेरियल को एक्सेस करता होगा। मैंने इसकी क्या तिकड़म निकाल रखी है अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर आप इससे सीखो तो सीख सकते हो। मैं मन के अंदर इस चीज़ को लेकर ठोस लेकर चलता हूँ डैट ट्यूसडे हनुमान जी का दिन है, थर्सडे विष्णु जी का दिन है, और सैटरडे जो है वो शनिदेव महाराज का दिन है। तो मैं ट्यूसडे और सैटरडे को तो कैसे भी अपवित्र नहीं करूँगा, तो उस दिन आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन टू एनी एक्टिविटीज, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दिस फॉर मैनी ईयर्स एंड मैनी मंथ्स। ठीक है, बात करते हैं थर्सडे की। सिंस आई एम अ ट्रेडर इन क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन मार्केट, तो उसमें मैं थर्सडे को अवॉइड करता हूँ कि अगर मैंने ऐसा करा तो पेनल्टी डैट यू कैन गिव ऑन मी डैट इज़ कि मेरा मनी लॉस हो जाए या फिर मेरे को ट्रेड में नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ से मैं 3 स्टोरी ये बनाकर अपने मन के अंदर अपने आप को कंट्रोल करता हूँ डैट आई शुड नेवर एवर इंडल्ज ऑन दीज 3 डेज इन मास्टरबेशन और इधर पोर्नोग्राफी। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मेरी सीमेन रिटेंशन की प्रक्रिया जो होती है वो चक्रास को जो एक्टिवेट करके रखी हुई है वो से क्या कहते हैं बनते, मतलब उसको ना एक्टिवेट करके रखती है। ब्रेन नरिश होता है, चक्रास खुले रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी विल पावर, मेरी मोटिवेशन, मेरी स्पीकिंग एबिलिटी एंड मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा अप टू द मार्क रहता है। एंड टू लर्न द न्यू डायमेंशंस एंड द न्यू थिंग्स, मेरा दिमाग 365 डिग्री 360 डिग्री और कितनी भी डिग्री मैं बोल लूँ वो हमेशा ओपन रहता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि रावण के 10 सर और हर जगह बंदा सोच पाए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं हर उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो कि अगर ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, अपने आप से बात करने में शर्म आती है या कुछ भी है, तो आपके सामने प्रूव करके वाली बात मैंने इसलिए बोली कि ना मैं यहाँ पर कुछ आलोचना करने बैठा हूँ, ना अपनी तारीफ करने बैठा हूँ, ना कुछ करने बैठा हूँ। मैं यहाँ पर वो क्रिस्टल क्लियर करने बात बैठा हूँ जो कि मुझे एंशिएंट फिलॉसफी से, खजुराहो से, कामासूत्र से एंड शिवलिंग को, जो लोग समझ नहीं पाते कि शिवलिंग सिंबॉलीफाई क्या करता है, तो मैं उस चीज़ से ये चीज़ आपको बता सकता हूँ। और इवन आप कभी करके देखना, अगर आप इंडल्ज नहीं होते कुछ दिनों तक, यानी कि 21 डेज तक या फिर 33 डेज आकर तक, अगर आप इफ़ यू डू नॉट गेट इंडल्ज इनटू पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी, आप में से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे हॉस्टल में, चाहे पीजी में, कुछ भी ऐसी हरकतें करते हैं, अगर 33 डेज या 21 से 33 दिन तक आप अपने आप को रोक कर देखना इस चीज़ में, आई नो
एक आपका पेशेंस लेवल टूटने की कोशिश करती है, मन करता है कि इंडल्ज कर लो, लेकिन आप उसमें अपनी विल पावर को इंक्रीज होता हुआ देखना, यू विल फील डेट आपको लर्न जल्दी हो रही हैं चीज़ें, आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करोगे, आप अपने आप को शीशे में सुंदर पाओगे, आपके अंदर कोई भी जो आपके क्रिटिसाइजर होगा या कोई भी आपके बारे में कुछ बोला होगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो विल पावर होती है वो स्काई रॉकेट होती है, कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे होता है। एंड सक्सेस के अचीवमेंट के पैरामीटर जो कि अंदर से एक वॉइस आती है कि मैं कर लूँगा, ये टास्क मेरे से हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये वॉइस अपने आप आने लगती है। ये सिखाता है हमें शिवलिंग करना, इसलिए बनाया गया है उसके लिए मेडिटेशन। क्योंकि कामवास जो देवता है जिन्होंने शिव जी की मेडिटेशन तोड़ी थी, वो ऑब्वियसली बात है, मतलब हमारी, अगर मैं देसी लैंग्वेज के बोलूँ तो हमारी ठरक जो है, जैसे शिव जी की मेडिटेशन को तोड़ा गया था काम देवता के द्वारा, तो ऐसे ये हमारा जो प्रयास होता है, हमारा जो गोल होता है, उसको तोड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर्सन विद गेट एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ द बॉडी शुड बी मेट, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मैं हफ्ते में 3 दिन तो कंट्रोल कर लेता हूँ। और वो कैसे, वो सक्सेसफुली कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक रिलीजियस रास्ते पता है उस वजह से, वरना तो फिर मेरे ऊपर कोई ब्रेक ही नहीं है, जब मन करेगा, जब स्ट्रेस हुए, कुछ भी कर लिया। लेकिन ये अच्छी और बुरी की बात नहीं होती, ये वाली बात है कि जो मेरे प्रोफेशन में मेरी विल पावर अगर कम कर देगी तो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ ये। आगे बढ़ते हैं। सन टेम्पल कोणार्क के अंदर, ठीक है। और दिलवाड़ा जैन टेम्पल मैं यहाँ पर जा चुका हूँ, माउंट आबू के अंदर है। खंडरिया मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद खजुराहो बुंदेलखंड के अंदर, ये 30 टेम्पलों का संगम है। जो शिखर है खजुराहो टेम्पल का, शिखर होता है टॉप, मैं आपको सब ये सारी चीज़ें बताऊंगा, दिस इज कॉल्ड ए शिखर। ये जो टॉप होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट जो है इस टेम्पल के, दे आर एडोर्न्ड विद वेरी फाइन स्कल्पचर, जिनमें नक्काशी ऐसी करी गई है। इवन मैं आपको ये चीज़ तक बताना चाहता हूँ, आप कभी भी किसी भी एडल्ट कंटेंट साइट पर जाकर देखना, आज ही देखना, मैं आपको परमिट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, चाहे आप सोलो देखो चाहे कैसे भी देखो, आप एक बारी साइट पे ऐसे जाके देखो, या आपने सुना हो शायद से, कभी देखी हो, तो वहाँ पर पॉन्स की कैटेगरी होती है कि 2 सम, 3 सम, एनल सेक्स, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। शर्म वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो टॉपिक हमारे सामने वो वही है, एंशिएंट फिलॉसफी। यहाँ पर इनकी नक्काशियाँ बनी हुई हैं टेम्पल के अंदर, और मैं आपको कुछ मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो वहाँ पर ये चीज़ ये बताना चाहती है कि सेक्स जो है ना वो अपवित्र नहीं है, सेक्स गंदा नहीं होता। इवन आप मानोगे नहीं, एंशिएंट फिलॉसफी के अंदर वेजाइना को हवन कुंड माना गया है। क्यों? क्योंकि औरत की शरीर में एक ऐसी जगह जहाँ से एक नया जीवन उत्पन्न हो सकता है, तो वो हवन कुंडी तो है, वो आशीर्वादी तो है। क्या पता औरत जो है वो अपने वेजाइना से, अपने वॉर्म से एक ऐसे बच्चे को जन्म दे दे, कल को वो जाके प्रधानमंत्री बन जाए या वर्ल्ड का कोई कल्याण कर दे। और एक ऐसी माँ भी होती है जो कि अपनी कोख और अपनी वेजाइना से एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है कि जो कि आतंकवादी बन जाता है। तो यानी कि ये एक हवन कुंड है, और इसलिए औरतों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। फिर चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे आपकी लवर हो, चाहे कोई भी हो, हर एक औरत को हमें उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करती है। कुछ कुछ मैं मानता हूँ हरामजादियाँ होती हैं, लेकिन आपको उनको कंसर्न, मतलब वो उनसे कंसर्न ना होगे, बाकी लोगों को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी जो डिजर्व करता है। एंशिएंट फिलॉसफी बोलती है अगर आपको नहीं पसंद कोई भी किसी की भी बात, तो औरत के ऊपर आपको हाथ उठाने की परमिशन नहीं होती है, सुनाने की परमिशन नहीं होती है। जस्ट गेट आउट ऑफ हर वे एंड लीव हर अलोन, और हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चले जाओ अगर कोई पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो टेम्पल्स हैं, दे आर डेडिकेटेड टू जैन तीर्थंकर्स और हिंदू डिटीज लाइक शिवा एंड विष्णु। तो इसका मतलब आपको एक अगर क्वेश्चन आ जाए फिल्म्स के अंदर कि खजुराहो टेम्पल के अंदर जो ये 30 टेम्पल हैं, इनके अंदर क्या सिर्फ ये हिंदुज्म की झलक है? जी नहीं, दे आर डेडिकेटेड टू जैना तीर्थंकर, दे आर डेडिकेटेड टू शैविज्म, दे आर डेडिकेटेड टू वैष्णविज्म। तो यहाँ पे 3 रिलीजन्स का संगम देखने को मिलता है। उसके बाद देयर आर 16 हिंदू एंड जैन टेम्पल्स एट ओसियन, ठीक है, विच इज 32 माइल अवे फ्रॉम जोधपुर। ये एक जगह है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कोई कंट्री है, ठीक है। जैन टेम्पल जो माउंट आबू के अंदर है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। अच्छा, ये जो ओसियन वाला ये जो मंदिर था, ये यहाँ पर आप ये देख लो, और जो मैंने आपको किले के बारे में बताया वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये उदयपुर की लेक है, तालबी कहते हैं कई लोग इसे। ये जयपुर का फोर्ट है, और ये ग्वालियर का फोर्ट, ग्वालियर पैलेस है, ठीक है। उसके बाद जो जैन टेम्पल है माउंट आबू में, जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन टेम्पल, यहाँ पर वाइट मार्बल हॉल है, सेंट्रल डोम है, 11 कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर, यानी कि जैसे मतलब मान लो जैसे ऐसे 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 करके ये कुछ ऐसे करके बना हुआ है गोल्ड स्ट्रक्चर में, राष्ट्रपति भवन की तरह, ठीक है, सॉरी संसद भवन की तरह,
ठीक है। एंड रिचली कार्व्ड यहाँ पे वॉल्टेड सीलिंग्स हैं, पिलर्स हैं, मंदिर की तारीफ करी गई है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रक्षाबंधन। अगर कुछ ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा हो या फिर कोई भी ऐसी मतलब बात चले, अगर इंटरव्यू में कभी रक्षाबंधन से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, या आपको अगर एनेक्डोट लिखना हो कहीं पर कि जो प्यार है वो बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि आजकल फिलोसफिकल ऐसे बहुत आते हैं यूपीएससी के अंदर कि प्यार जो है वो बड़ी प्यारी चीज़ होती है, प्यार से रिलेटेड कुछ भी हो तो प्यार हमेशा सिर्फ एक लवर का नहीं होता, प्यार वो भी होता है। अगर आप ऐसे ऐसे एंगल लिख रहे हो तो एक रक्षाबंधन की अगर आपको बात लिखनी हो तो ये वाला पैराग्राफ आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको ज़िंदगी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतने छोटे और प्रिसाइज टर्म्स में ज़िंदगी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर किसी बुक के अंदर ये आपको और मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं फ्री में आपको फाउंडेशन कोर्स दे दूंगा अपना। रक्षाबंधन जो राखी है ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जो कि राजपूत के साथ रिलेटेड है। तो फिल्म्स के अंदर एक तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया। रक्षा यानी कि प्रोटेक्ट करना, बंधन यानी कि टाई। ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पर भाई बहन का जो प्यार है, यानी कि भाई जो है वो बहन की रक्षा करेगा और उनके बीच में आपसी प्रेम रहेगा, इस चीज़ को सिम्बॉलीफाई करता है। ये बिलीव करा जाता है कि अगर कोई भी औरत किसी एक बंदे के कलाई पर राखी बांध देती है, फिर चाहे वो कोई भी मर्द हो, तो इसका मतलब वो उसको भाई की तरह मान रही है। आई हेट दिस थिंग, ठीक है। सच मैन आर प्लेस्ड अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। लवर बन के भी तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ मैं। उसके बाद एक मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़, ठीक है। रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं उन्होंने एक मास रक्षाबंधन फेस्टिवल स्टार्ट करा था लार्ज स्केल पर। ये देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद से आपको बड़ी सारी किताबों के अंदर मिले, मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हो रहा था 1905 के अंदर, उस टाइम पर इन्होंने इनक्रेज करा था हिंदू और मुस्लिम वेमेन को कि वो मर्दों के हाथ पर राखी बांधे फ्रॉम अदर कम्युनिटी एंड मेक देम ब्रदर्स, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज थी, इट वॉज डिज़ाइन टू काउंटर द ब्रिटिश एफर्ट कि वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो वो डाल रहे थे, ठीक है। अच्छी बातें लिखा हुआ है, जो भी चीज़ है मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी राखी बांधने से क्यों रक्षा, उनको ये बोलते टाइम स्पेंड करो, अच्छा अच्छा वैसे भी रक्षा करेंगे लौंडे, पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।